Hello students, this is K. Vikrant and today we are going to learn electrostatics, vector form of Coulomb's law, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law हमने पढ़ा था, अब इसी का वेक्टर फॉर्म है, ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ज्यादा इसका यूज नहीं है, लेकिन कभी आपको एग्जाम में डेरिवेशन वगैरह पूछ देता है कि आप वेक्टर फॉर्म को डिराइव करें तो आपके यूज का है। ठीक, देखिए वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, आपने जो डिस्टेंस ले रखा था उसे आपको वेक्टर के तरीके से लेना है, बस और कुछ नहीं। आपने जो 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो दूरी लिया था उसे आपको वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के तरीके से लेना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको अभी हमने 2 चार्ज ले रखा है Q1 और Q2, जो कि ऑरिजिन से Q1 R1 दूरी पर था और Q2 R2 दूरी पर था। अगर मैं आपको कहूं कि फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालना है तो आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। देखिए फोर्स निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना, ये चाहिए होगा। एक्चुअली में आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक, तो आपको वेक्टर में आप एक बात बताइए, वेक्टर में आपको 2 वेक्टर अगर ऐसे दिया गया है, एक वेक्टर ऐसे और एक ऐसे, ये अगर R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, तो हम चाहें तो लॉ ऑफ ट्रायंगल से R1 माइनस R2 या तो R2 माइनस R1 निकाल सकते हैं, है ना। लॉ ऑफ ट्रायंगल में क्या कहता था कि अगर 2 वेक्टर दिया गया है और उसका अगर हमें सबट्रैक्शन करना है तो कुछ नहीं, जो आपको एक तीसरा साइड जो बचा हुआ है उसे आप मिला दें। और अब बात रही डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन कैसा होता था जरा देखिए। लॉ ऑफ ट्रायंगल में आइए थोड़ा सा, लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल में अगर आइए तो 2 वेक्टर अगर दिया होता था, मान लीजिए R1 और ये R2 ऐसे, तो R1 R2 2 वेक्टर ऐसे दिया होता था, तो आपको बोला जा रहा था कि या तो हम R1 माइनस R2 निकाल सकते हैं या तो R2 माइनस R1 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप करते थे यहां पर R2 माइनस R1, अगर आप करते कि वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, तो इसे आप ऐसे भी लिखते थे, वेक्टर R2 1, ये भी लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बोलिए। R21 ऐसे लिखते थे। ठीक, तो इसमें क्या कहता था, लॉ ऑफ ट्रायंगल कहता था कि आपको जो साइड खाली एक ट्रायंगल का उसको मिला दीजिए। ठीक है, उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, R2 माइनस R1 है अभी, तो R2 माइनस R1 में उसका हेड R2 की तरफ होना चाहिए। R2 माइनस R1 में उसका हेड किधर होना चाहिए बाबू, R2 की तरफ, ऐसा इधर हेड होना चाहिए, यानी इसका डायरेक्शन क्या है, इधर, इधर है डायरेक्शन, है ना। और अगर यही हमें करना होता, आपको R1 माइनस R2 करना होता। ठीक है, अगर बाय द वे इसी में इसी वाले पिक्चर को देखो ड्रॉ करते हैं, सेम वही पिक्चर, मानिए R1 और ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर, वैसा ही पिक्चर है। अगर यहां पे हमें R1 माइनस R2 करना होता, R1 माइनस R2
तो आप इसको ऐसे भी लिखते R12 है ना। तो इसको क्या करना था, इसमें भी वही एक जो ट्रायंगल का एक जो लाइन खाली उस लाइन को मिला देना है, लेकिन इसमें डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बाबू, R1 माइनस R2 है तो R1 की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, R1 की तरफ हो जाएगा। ठीक, ये तो लॉ ऑफ ट्रायंगल में आप पढ़े ही थे। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम इस पर आ जाते हैं। एक बात बताओ, इसमें दो चार्ज जो है ये Q1 और Q2, दोनों पे ही अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। Q1 पर जो फोर्स लगेगा, Q1 पर लगने वाला फोर्स बाबू देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा, इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पे Q1 पे रिपल्सिव फोर्स, और सॉरी ये Q2 है ना, Q2 पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। हमने देखा नहीं था कि Q2 यहाँ पे मैंने लिखा है, ये Q2 है, तो एक्चुअली Q2 पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा इधर, और Q1 पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो होगा ऐसा। इस पर भी तो रिपल्सिव रहेगा ना जी, वो इधर है ना। तो वो तो कूलम्ब्स लॉ में भी मैंने बताया था कि दोनों पे जो फोर्स लगता है एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, Q2 पर इधर लग रहा है, Q1 पे उधर लग रहा है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपने देखा कि फोर्स जो लगता है, तो आप अभी ये निकालिए कि इस पे Q1 पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो Q1 पे लगने वाले फोर्स को आप कर दीजिए F1, Q1 पे लगने वाला फोर्स को क्या कहें, F1 कहें। तो F1 जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। अब जरा एक बात बताइए, F1 पर जो ये जो फोर्स F1 लग रहा है Q1 पे, इसका डायरेक्शन देखिए तो बाबू किधर है, इधर इधर, ये वाला डायरेक्शन है। तो ये वाला डायरेक्शन जो हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल लॉ में, वो ये वाला डायरेक्शन किसका होगा, R1 माइनस R2 का होगा। देखो ना R1 की तरफ इधर डायरेक्शन किसका होगा, R1 माइनस R2 का होगा। देखिए R1 माइनस R2 का डायरेक्शन किधर है, R1 की तरफ है। तो ये डायरेक्शन भी यहाँ पे लिखना होता है, तो R1 माइनस R2 को हम क्या लिखें, R12। तो देखिए, तो अगर इसका सिर्फ डायरेक्शन हमें लिखना हो तो क्या हम इसे यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन ही सिर्फ देता है, यानी मैग्नीट्यूड 1 हो गया, है ना। जैसे देखो ना, इसका इस वाला का सिर्फ हमें डायरेक्शन लिखना है, तो इसका यूनिट वेक्टर लिख देंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, आपको हम कैप लगा देंगे। ठीक, ये बात। अब देखिए बाई क्या, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस यही है ना आपको R12। अरे भाई यही है R12 ना, लॉ ऑफ ट्रायंगल में ये वाला साइड यही R12 है भाई मेरे। इसका डायरेक्शन इधर है लेकिन लेंथ इतना ही है, ठीक है। ये जो है ये लेंथ इतना ही होता है, ये मत सोचना कि लेंथ यहां तक है, बहुत मार खाओगे। लेंथ इतना ही होता है। ट्रायंगल देखो ना, ट्रायंगल का साइड यही है ना। तो R12 का स्क्वायर, ये हो गया F1, और इस पर लगने वाले फोर्स को आप F2 बोल दीजिए। इस पे लगने वाला फोर्स है F2 और इस पर लगने वाला फोर्स का हमने नाम दिया, विचर 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 हो जाता है यहाँ, F1। क्या ये F1 है, ठीक ठीक। तो F2 इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो सोचिए अगर लॉ ऑफ ट्रायंगल में आप देखिएगा तो इधर डायरेक्शन किस वेक्टर का है, R2 माइनस R1 का है। R2 की ओर डायरेक्शन किसका होगा, R2 माइनस R1 का, R21 का। यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल में हमेशा याद रखो
कि जिससे घटता है डायरेक्शन उसी की तरफ होता है, यानी R2 माइनस R1 करेंगे तो डायरेक्शन R2 की ओर, अगर R1 माइनस R2 करेंगे तो डायरेक्शन R1 की ओर। ठीक, तो F2 बराबर लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और ये R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए लिया है, और ये R21 का स्क्वायर। देखो ना ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ क्या है, इस वाले लेंथ की वैल्यू R21 भी है, R12 भी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। डायरेक्शन के लिए देखिएगा तो R12 का डायरेक्शन इधर है और R21 का डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो देखिए दोनों चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमने निकाल लिया। तो देखिए दोनों पे ही लगने वाला फोर्स का देखो तो वो मैग्नीट्यूड सेम है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। देखिए तो मैग्नीट्यूड यही इतना ही दूर है, इतना ही दूर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि R12 और R21 का लेंथ क्या है, सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अलग है। इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, अपोजिट है एक दूसरे का। आ रही बात समझ में? चलो लिखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एक बात बताइए, हमने परमिटिविटी पढ़ाया था आपको, जो भी बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला दूसरा तीसरा लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं बोलूंगा पहले वो सब लेक्चर देख लें तो आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ने से पहले बाबू थोड़ा सा परमिटिविटी को रिमाइंड कर लीजिए। परमिटिविटी में हमने बताया था कि ये क्या होता है, किसी भी मीडियम का नेचर है कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करेगा। परमिटिविटी क्या था, किसी भी मीडियम का नेचर था कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वैक्यूम में ही होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होता है, वैक्यूम में होता है, क्योंकि आपको उससे ज्यादा कोई अलाउ नहीं कर सकता है। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप वैक्यूम में लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो फोर्स, चलो अभी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द का नाम आप लोग नहीं सुने, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझिए कि जो भी मीडियम का एक नेचर होता है और वो मीडियम जितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अलाउ करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो अगर मानिए वैक्यूम की बात किया जाए तो वैक्यूम में आप फोर्स लिखते थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहां पे लिखते थे वैक्यूम में, इसको F0 फिलहाल हम मान लेते हैं। कहां था ये, दो चार्ज ले लीजिए, R दूरी पर था Q1 Q2, और कहां था ये भी, वैक्यूम में, वैक्यूम मीडियम है। मीडियम क्या है, वैक्यूम। सेम इसी चार्ज को किसी एक मीडियम में रख दिए, इसी चार्ज को अगर हम किसी मीडियम में ले जाकर रख दिए, मानिए अभी हम इसको इस मीडियम में ले जाकर रख दिए, सब कुछ वही है, चार्ज भी दोनों वही है, Q1 Q2, दूरी भी वही R हमने ले रखा है, लेकिन ये मीडियम वैक्यूम नहीं है, ये कोई मीडियम है। ये क्या है, एनी मीडियम, ये कोई मीडियम है। ठीक, तब ये कोई मीडियम है तो इसका जो परमिटिविटी होगा वो वैक्यूम का जितना परमिटिविटी होता है उतना तो नहीं होगा, उससे अलग होगा, है ना भाई, क्योंकि परमिटिविटी क्या था, मीडियम का ही नेचर था। तो
ये अलग होगा। तो जब अलग होगा तो इस मीडियम में अगर हम फोर्स का वैल्यू लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। इप्सिलॉन नॉट की जगह इप्सिलॉन एम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मीडियम का परमिटिविटी को हम क्या मानते हैं? इप्सिलॉन एम मान लेते हैं, इप्सिलॉन नॉट नहीं, इप्सिलॉन एम मान लेते हैं मीडियम के परमिटिविटी को। अब ऐसा कीजिए, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए। अब आप अगर पहला डिवाइडेड बाय सेकेंड कर लीजिए, पहला बाय दूसरा करो। ये सब तो तुम बहुत काफी बचपन से करते आ रहे हो। तो आप करोगे तो F0 बाई FM बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² बाई 1/4πεm, है ना, इप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन r²। ये गया 4π गया 4π गया, ये क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो आपको F0 बाई FM बराबर आ गया इप्सिलॉन एम बाई इप्सिलॉन नॉट। ये बात ऐसा आ गया भाई, ऐसा आ गया। तो देखते हैं क्या है ये। तो देखो क्या है ये। तो यही जो आया इप्सिलॉन एम बाई इप्सिलॉन नॉट, ये जो आया इसको इप्सिलॉन आर कहते हैं। और यही है बाबू रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, यही रिलेटिव परमिटिविटी है। यानी कि आपको एक्चुअली में रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक, तो ये चीज रिलेटिव परमिटिविटी और क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसी को हम K से भी डिनोट करते हैं। अब बोला कि अच्छा ये वाला K सर, अरे वो वाला K नहीं, ये जो तुम K बराबर लिखे थे, K बराबर 1/4πε0, ये वाला K और ये वाला K अलग है बाबू, दोनों को एक मत समझ लेना। ये है क्या? ये आपको रिलेटिव परमिटिविटी है। और ये क्या है? बोलो, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। 1/4πε0 का वैल्यू आया है, ये कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला K और ये वाला K दोनों क्या है? अलग है। ये दोनों अलग है, कोई वास्ता नहीं है दोनों का। ऐसा नहीं कि अच्छा K यही तो होता है, ये अलग है। मान लिया कि रिलेटिव परमिटिविटी को हम K से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि आगे जब आप कैपेसिटर में आइएगा एक चैप्टर, तो वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिसिटी दो बात पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिसिटी ये जो है आपको रिलेटिव परमिटिविटी से काफी रिलेट होता है।
ठीक है, अभी तो हम नहीं बोलेंगे कैसे रिलेट होता है, लेकिन एक्चुअली वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो खैर हमने यहाँ पे लिख दिया, और बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये वाला के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला के दोनों क्या है, अलग है, अलग अलग अलग। ठीक, तो ये बात। तो अब आ जाइए यहाँ पर इस इक्वेशन पे आइए, तो इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन बाई द वे। अब बाबू इस इक्वेशन पे आओ तो देखो, तो इस इक्वेशन में तुम तो यही देख रहे हो कि एफ नॉट अपॉन एफ एम यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सच मीडियम। भाई एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन आर है कि नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सच मीडियम। तो बताइए अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए, ऐसा हो जाए तो ये हो जाए कि यानी हम किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बड़ा आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बराबर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सच मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सच मीडियम। चलिए लिखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये चीज हमने कहा। अब देखो ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या किसी मीडियम का होता है। मान लीजिए कि आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, दे दिया गया है इज 81, करीब करीब 81 होता है, ठीक है। इस दे दिया गया कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, 81 बराबर क्या समझ रहे हो बाबू आप, 81 बराबर ये है कि 81 इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी किसका है, वाटर का है। तो वाटर का यानी इसका मतलब आप लिख सकते हैं इप्सिलॉन डब्ल्यू यानी परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। समझ रहे बात, यानी 81 है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो ये क्या है, 81 एक्चुअली में क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इप्सिलॉन डब्ल्यू अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। समझ रहे हैं बात अच्छे से। तो आपको सवाल में सीधा किसी मीडियम का परमिटिविटी ना देकर उसका रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया जाता है। ठीक, तो ये बातें हमने आपको बताया। तो इस तरीके से अगर मानो कि कोई सवाल दिया गया है कि आपको दो चार्ज ऐसे रखा था वैक्यूम में, ये दूरी जो था ये 1 मीटर लिया गया था, चार्ज Q1 था, यहां पे Q2 था। चार्ज Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू दिया गया था 4 × 10⁻⁻6 कूलम यानी 4 माइक्रो कूलम। ठीक है, बोला गया कि नाउ दिस सिस्टम या तो दिस सेटअप प्लेस्ड इन वाटर। अब इस पूरे सेटअप को वाटर में रख दिया तो पूछा गया फाइंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वाटर। तो आपसे पूछा गया बाबू कि पानी में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा। सवाल समझिए, पहले वैक्यूम में रखा गया था दो चार्ज को 1 मीटर की दूरी पर, दोनों चार्ज का वैल्यू दिया गया है। अब उस पूरे सिस्टम को उठा के पानी में रख दिए, तो पूरे सिस्टम को उठा के पानी में रख दिए, यानी पानी में जब आप ले जाकर रखे तो चार्ज का वैल्यू यही था और दोनों चार्ज के बीच का दूरी भी यही था। तो आपसे बोला गया
तो बताइए पानी में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, है ना। आप जानते हैं कि फोर्स इन एनी मीडियम, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन एनी मीडियम और फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के रिलेटिव परमिटिविटी, यानी के, या तो आप इसको एप्सिलॉन आर जो कहना है कहो यार। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का मालूम है कितना, 81 होता है। तो वाटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालने के लिए, यानी किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालने के लिए पहले वैक्यूम में फोर्स निकालना होगा। किसमें? वैक्यूम में। तो निकाल दीजिए वैक्यूम में। ओके, तो वैक्यूम में जो फोर्स हो जाएगा 9 × 10⁹ और चार्ज कितना है जी, 4 माइक्रोकूलम है, तो 4 4 16 गुणे 10⁻⁻12 अपॉन दूरी क्या, 1 मीटर। छींक आकर लौट जाना आदमी के लाइफ का सबसे बड़ा कष्टदायक वक्त होता है। देखो 16 नंबर 44 क्या हो गया, बार बार छींक आ रहा है। तो वैक्यूम में आपको फोर्स निकाल लिया, तो वाटर में निकाल लो। फोर्स इन वाटर क्या हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन वैक्यूम आया इतना और रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 81 है। सॉल्व कर लेना इसको। आ रही बात समझ में? रिलेटिव परमिटिविटी समझ रहे हैं अच्छे से? स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। चलिए देखिए कभी कभी आपको ऐसा दे दिया जाएगा, ऐसा मतलब कि बोला जाए कि दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच का ये टोटल डिस्टेंस जो है, अरे यार चौक लिए जो धोखा देते रहता है हमेशा, ये मानिए R है और इसमें आपको क्या किया है कि R जो दोनों चार्ज के बीच का गैप है वो R दूरी का है। इस गैप को क्या किया गया कि दो अलग अलग मीडियम से भर दिया गया। ये एक मीडियम जो बीच में था, ये इतना दूर, मानो ये कोई मीडियम था जो कितना दूर तक था, T दूरी तक था, T चौड़ाई का था, T दूरी का था। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, K था। और मानिए कि ये वैक्यूम है, इतना ये जो बच गया क्या है, वैक्यूम। या तो कोई मीडियम भी लिया जा सकता है, मानिए फिलहाल कि ये वैक्यूम ही है, ठीक। तो ये वैक्यूम जो बच गया ये क्या है, R - T है क्या? देखिए तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, R - T, यहां तक T है, ये टोटल R है, तो ये क्या हो जाएगा, R - T, ठीक। समझ रहे हैं किस टाइप का कॉन्सेप्ट है कि आपको दो चार्ज का बीच का जो गैप है उसको दो मीडियम से भर दिया गया। कुछ दूरी आपको एक मीडियम लिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए या तो रिलेटिव परमिटिविटी ही हम लोग कहेंगे, वो K था और ये कितना दूर तक था, T दूरी तक था, और बाकी इतना वैक्यूम था। अब पूछा जाए कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा दोनों चार्ज के बीच का, तो क्या करेंगे, सिंपल है। तब आपको जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा दोनों चार्ज के बीच का, वो कुछ नहीं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R - T, वैक्यूम देखिए R - T ही है ना, प्लस T√K, ठीक है, T × K का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा बाबू फोर्स, ठीक। अब इस पर एग्जांपल आप कर सकते हैं। मान लो दो चार्ज था Q1 Q2, दोनों बराबर था, Q1 = Q2 बराबर क्या ले लें, चलो
2 इंटू 10⁻⁴ कूलम। ठीक, इसके गैप को ऐसे भर दिया गया, मानिए इतना दूर वाटर से भर दिया गया। टोटल दूरी पहले ले लीजिए, टोटल जो था दोनों चार्ज के बीच का दूरी वो 2 सेंटीमीटर था। क्या था? 2 सेंटीमीटर। आपको ये 1 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया गया, 1 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया गया। टोटल दूरी 2 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर तक इतना दूर पानी भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है। एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी दिया गया वाटर का 81। अब पूछा गया फाइंड फोर्स, तो निकाल दीजिए, कौन सा बड़ी बात है। फाइंड फोर्स तो निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। देखिए सवाल, देखिए दो चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, दोनों चार्ज का वैल्यू लिया गया है। आपको इस जो गैप था 2 सेंटीमीटर का, उसमें आपको 1 सेंटीमीटर हमने क्या पानी भर दिया, 1 सेंटीमीटर वैक्यूम वैसे ही रह गया। अब दोनों चार्ज के बीच का फोर्स पूछा गया है, तो हम बिल्कुल ही बता देंगे। तो ये जो फोर्स हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R - T प्लस T√K का होल स्क्वायर। ओके, तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ होगा। चलिए Q1 Q2 का वैल्यू 4 × 10⁻⁸ 4 है ना। अब आइए बाई R - T, R कितना है? ये 2 है, उसमें से T घटाइए, T कितना है? 1 है। तो चलो ऐसे ही लिखते हैं 2 - 1 प्लस T कितना है? 1 है, इंटू √81 का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ जाएगा ये देखो 36 × 10 है ना, अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा? 2 में से 1 गया, 1 प्लस ये 1 है, 81 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 360/100 यानी 3.6 न्यूटन। 3.6 न्यूटन। ठीक, देखिए एक बात समझिए कि इतना तो तय हो रहा है कि वैक्यूम छोड़ा के अगर कोई भी मीडियम हम पूरा कंप्लीट दोनों चार्ज के बीच में गैप में डाल दें, या तो आधा डाल दें या तो 1/4 डाल दें, वैक्यूम कंप्लीट वैक्यूम में जो दो चार्ज के बीच फोर्स आता है उससे तो कम ही ये सब फोर्स आएगा, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? देखो ना, अगर सिर्फ वैक्यूम में होता तो फोर्स कितना हो जाता? ये हो जाता 4 और वो था 9, तो ये हो जाता आपको एक्चुअली में 36 × 10 यानी आपको 360 बाई क्या आ जाता? एक्चुअली में ये था, एक्चुअली मीटर में ले लीजिए, नहीं तो फिर यूनिट का लफड़ा हो जाएगा, लोचा हो जाएगा। मीटर में ले लो आप, मीटर में। ठीक, ये मीटर में सवाल ले लीजिए एक्चुअली, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा बाई 100 करना पड़ेगा, बाई 100। ठीक है, बाई 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा, इसलिए मीटर में ले लीजिए। तो सोचिए अगर ऐसा होता तो 360 बाई आपको क्या हो जाता? दोनों के बीच की दूरी 2, तो दूनी 4, 90 आता। अभी कितना आ रहा है? 3.6 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात है। चलिए, तो आपको ये हमने रिलेटिव परमिटिविटी सिखाया। अब देखिए एक और जो सवाल है जो पूछा जाता है कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। वो क्या है?
वो ये है कि किसी भी मटेरियल का दो बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज और मास, लेकिन दोनों में अंतर है बहुत। तो आपको पूछ दिया जाता है कभी कभी कि आपको डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, तो चार्ज और मास के बीच का दूरी बताना है, तो बता दीजिए। सॉरी, डिफरेंस बताना है, क्या हम भी बोल देते हैं, बोलते बोलते इधर उधर हो जाते हैं, दूरी वगैरह बोल देते हैं, है ना। चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस बताना है बाबू, ठीक है। तो चार्ज और मास के बीच का अंतर तो मैं बोल देता हूं, आप लेक्चर सुनते रहना, तो लिख लेना, पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है ना। देखिए, पहला डिफरेंस जो है वो यही है कि आपको मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज में क्या होगा, चार्ज में पॉजिटिव एंड निगेटिव, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है ड्यू टू मास only attractive force come in picture, due to mass only attractive force come in picture, यानी मास के चलते सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ड्यू टू चार्ज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स विल कम इन पिक्चर, जबकि चार्ज के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों लगता है। आपको चार्ज और मास के बीच दो अंतर है। तीसरा अंतर, मास विल नॉट कंजर्व, इट विल कंजर्व विद एनर्जी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। मास जो वो कंजर्व नहीं करता, मास कंजर्व भी करता है तो किसके साथ करता है, एनर्जी के साथ करता है, बट चार्ज विल कंजर्व, चार्ज क्या करता है, कंजर्व करता है, ठीक है। तीन अंतर हुआ। चौथा अंतर, मास इज रिलेटिव वेरिएंट, मास जो है वो रिलेटिव वेरिएंट है, यानी स्टेट ऑफ मोशन पे मास डिपेंड करता है। अगर आप कोई ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था तो उसका मास रीडिंग अलग होगा, अगर एक्सेलरेटेड स्पीड से आ रहा है तो उसका मास अलग होगा, होता है ना। आप देखते हैं नॉर्मल फोर्स अलग अलग हो जाता है, जिसके वजह से आप ऊपर से जब नीचे गिरते रहते हैं तो मासलेस फील करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मल है ही नहीं, आप में जीरो है नॉर्मल, ठीक है। बट चार्ज इज रिलेटिव इनवेरिएंट, लेकिन चार्ज क्या है, रिलेटिव इनवेरिएंट है ना। चार्ज आपको स्टेट ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता, उसका वैल्यू क्या होता है, वही रह जाता है भाई, ठीक। चार अंतर। पांचवा अंतर आप कह सकते हैं, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड एट ए बिग लेवल, एक बड़े स्तर पे मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है क्या कि मास एक ही केजी होगा या एक ही ग्राम होगा, मास तो 1.003 ग्राम भी होता है। सोना चांदी वगैरह खरीदते हो तो मास पॉइंट में ग्राम मेजर किया जाता है, ठीक है। बट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है कि नहीं, किसी भी लेवल पे चार्ज इज क्वांटाइज्ड एट एनी लेवल। देखो, मास भी क्वांटाइज्ड करेगा, लेकिन वो मास जो क्वांटाइज्ड करेगा वो लेवल कहां पे चला जाएगा, एकदम से एटॉमिक लेवल पे चला जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। और उस चीज को हम जनरल लाइफ में नहीं कर सकते, ठीक है। उस चीज को आपको एक्सपेरिमेंटली हम लैब में देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि मास क्वांटाइज्ड नेचर का नहीं होता है, मास भी क्वांटाइज्ड नेचर का होता है, लेकिन वो क्या, एकदम से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एकदम से इलेक्ट्रॉन के लेवल पे, ठीक है। ओके, इसलिए हमने बोला कि मास इज नॉट क्वांटाइज्ड एट बिग लेवल।